हाँ जी, हम चैप्टर 8 पे थे। रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस। यहाँ पे थे ना, जहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट देखा था। ये जो है ये परफेक्ट कंपटीशन का है, यानी कि इसमें जो प्राइस है वो अपने आप चेंज नहीं कर सकते। प्राइस जो है वो मार्केट जो है वो प्राइस टेकर है, ना कि मेकर। देन हम आ गए इनपरफेक्ट पे। इनपरफेक्ट यानी कि सेलर जो है वो फ्यू है और जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग है थोड़े थोड़े। और जो सेलर है वो क्या है, फ्यू है। फ्यू यानी कि गिने जा सकते हैं, इतने ही नंबर है बस। तो ये क्वांटिटी दी हुई है आपको, और ये प्राइस दिए हुए हैं। अब टी आर इंटू टी आर डिवाइड बाय क्यू कर देंगे तो आपके पास ए आर निकलेगी, यानी कि एवरेज। 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज 10। 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9। 24 डिवाइड बाय 3 दैट इज 7। 28 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7। और मार्जिनल कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले वाले में 0 से 10 से लेके 10 का डिफरेंस, 10 से 18 में लेके 8 का डिफरेंस, 18 से 24 पे लेके 6 का डिफरेंस, 24 को 28 से लेके 4 का डिफरेंस। ये चार्ट क्लियर है? जिसको भी कंफ्यूजन थी कल, वो इस चार्ट से आज क्लियर हो जाएगी। कल एक्चुअली 5-5 था ना सारा, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था ज्यादा। इसमें अब क्लियर हो बेटा? यस मैम। ओके। देन ये रिलेशनशिप दिखाया है, देखो। टोटल टोटल रेवेन्यू, टोटल में फिक्स्ड, और टोटल रेवेन्यू यहाँ से शुरू हो रहा है। और जो मार्जिनल है वो डिक्रीज हमेशा एआर से ज्यादा डिक्रीज होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मार्जिनल डिक्रीज एट अ फास्टर रेट देन एआर। मार्जिनल कर्व इज अंडर लेफ्ट साइड ऑफ द एआर। ठीक है, एआर के लेफ्ट साइड पे मार्जिनल कर्व होती है, और ये हमेशा एआर से थोड़ी ज्यादा डिक्रीज होती है। अब इन तीनों का रिलेशनशिप दिखा देंगे। ये देखो, ये आ गई टोटल वाली, ये ए आर और ये एम आर। टोटल रेवेन्यू ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ पे मार्जिनल क्या है, 0 हो जाएगी, और इसके बाद मार्जिनल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उससे पहले जो मार्जिन रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। रिलेशनशिप मार्जिन का यही है कि मार्जिन जब टी आर बढ़ता है तो मार्जिन पॉजिटिव रहती है, टी आर कॉन्स्टेंट होता है मार्जिन 0 हो जाती है। और टी आर जैसे ही गिरना शुरू होता है, टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू होता है, मार्जिनल को 0 पे, माइनस पे चली जाती है। क्लियर है? हाँ जी, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप से हो सकती है, दो कंडीशंस हो सकती है। पहली क्या है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाए। दूसरी क्या है कि स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो, कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो। ये देखो, ये दो केस है, यहाँ पे दोनों बराबर है। और ये केस है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है।
मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू में भी सेम है, या तो ये बराबर होंगी या फिर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी। देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। इन दो पॉइंट्स पे ये बराबर है, और इसके बाद वाले पॉइंट्स पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये टोटल वाला दिखा दिया, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये बीच में सिर्फ टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये सब ऐसे ही होते हैं, ऐसे यू शेप में, कनकेव में, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा आएगा? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा नहीं, ब्रेक इवन बेटा, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करके जाते हैं, कट करते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को। ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज सी, दोनों फिर वहां पे बराबर होते हैं। जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं इट मीन्स वो दोनों बराबर है ना वहां पे। ये देखो, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कांस्टेंट है, बराबर है। ये यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों एक दूसरे के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कौन सी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है? नो। यस, डी। जिसको अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ रहे हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन एज आउटपुट इंक्रीज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट बढ़ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या करेगी? आउटपुट के बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? स्टार्ट राइजिंग, गलत। फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा वो, तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। बढ़ती और कम होती एवरेज कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ती और कम होती, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, इसलिए तो उसका नाम फिक्स्ड है। कौन सी यू शेप में नहीं होती है? एवरेज, मार्जिनल, टोटल और फिक्स्ड। इनमें से कौन सी यू शेप में नहीं होती है? दैट इज डी, फिक्स्ड। फिक्स्ड की आपने देखी थी ना, ऐसे एक सीधी लाइन थी। यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
इसका आएगा सी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इस मेन मोटिव क्या होता है? रिटर्न टू स्केल, स्केल पे रिटर्न होना होता है। स्केल ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर चली जाती है, स्केल नीचे आ रहा है तो वो नीचे आ जाती है। इसी वजह से वो यू शेप में होती है। पढ़ा नहीं था हमने कि रिटर्न टू स्केल किस वजह से यू शेप में किस वजह से होती है? रिटर्न टू स्केल की वजह से। देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कन्वेक्स कनकेव, अपवर्ड डाउनवर्ड। हाँ जी बताओ। हाँ जी, इसका आंसर आएगा कन्वेक्स। कन्वेक्स शेप में होते हैं वो। ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इज, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ? ए आर, ए आर कैसे निकलेगा? हाँ जी, टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो ए आर निकलेगा। देन टोटल रेवेन्यू इज, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सी, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, नहीं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सी, इसका आंसर सी दिया हुआ उन्होंने, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। मल्टीप्लाई वाला था टोटल रेवेन्यू तो। चलो ये देखते हैं, अभी आगे करो। 8th क्वेश्चन। Dash refers to the receipt obtained by a firm or seller from the sales of certain quantity of a commodity। रिसिप्ट यानी कि इनकम, तो क्या आएगा? यस, रेवेन्यू। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेट एज, मार्जिनल कैसे निकालेंगे? मार्जिनल बताओ फटाफट। 9th क्वेश्चन। नहीं, टोटल को टोटल से नहीं करेंगे तो मार्जिन नहीं आएगा।
मार्जिन क्या था? मार्जिन, हाँ जी, मार्जिन का मतलब ही चेंज था, तो इसलिए चेंज इन टोटल क्वांटिटी को चेंज इन टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होएगा जब टोटल रेवेन्यू, तो ए आर क्या होएगा? ए आर क्या होएगा? हाँ जी, ए आर होएगा जीरो, मैक्सिमम पे ए आर जीरो होता है, फिर टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करने लग जाता है और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। देन ब्रेक इवन पॉइंट हमने कर लिया। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या था? एक माइक्रो पढ़ा, एक मैक्रो। मैक्रो में क्या था? मैक्रो यानी कि लार्ज लेवल पे, नहीं छोटा नहीं, बड़ा। मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा। ठीक है, मैक्रो का मीन्स था, ये देखो मैक्रो, ग्रीक वर्ड्स मैक्रो मीन्स लार्ज, तो मैक्रो इज इकोनॉमी दैट स्टूडेंट्स, यस होल इकोनॉमी, दैट्स हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी द मार्केट और अदर सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, बिजनेस जो है पूरा लार्ज स्केल पे कैसे वर्क कर रहा है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी मार्केट, पूरी इकोनॉमी में जो भी चल रहा है वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमी में। नेसेसरी क्वेश्चन ये कैसे है? माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, नॉट इंडिविजुअल, विच आर स्टडी ओनली माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इंडिविजुअल की स्टडी कहाँ होती है? माइक्रो में। और मैक्रो में क्या होती है? लार्ज लेवल पे स्टडी होती है, यानी कि पूरी टोटल मिला के स्टडी होती है पूरी इकोनॉमी। ये होल लेवल पे स्टडी करते हैं। सो द डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमी में रेफर्स टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इसमें हम डिमांड भी जो लेंगे वो क्या आएगी? एग्रीगेट डिमांड। वैसे हमने अभी तक डिमांड डिमांड किया, सप्लाई सप्लाई किया, लेकिन अब इसमें किस क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, जिसमें सारी फैमिली, पूरी गवर्नमेंट की डिमांड इंक्लूड हुई। देन स्कोप क्या है इसके? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। इन माइक्रो इकोनॉमी डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट फैक्टर मेथड इज मेजर्ड, सोशल अकाउंटिंग आर स्टडीड। ठीक है, माइक्रो के हेल्प से ही हम नेशनल इनकम जो है वो निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम की थ्योरी वर्क तभी करती है जब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमी का डाटा हो। देन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी में से ही पता चलता है हमें कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, किनको जॉब की नीड है। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी भी इनसे ही पता चलती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है वो हमें एग्रीगेट लेवल पे दिखाते हैं, तो उनमें जो चेंज आएगा उससे मनी में भी चेंज आएगा। थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये भी मैक्रो में ही पता चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलप कंट्री है, अनडेवलप कंट्री है, या सेमी डेवलप्ड है, या पूरी डेवलप्ड है। कंट्री कैसी है? जैसी वो कंट्री होगी, अगर वो डेवलप्ड होगी तो उनकी थ्योरी अलग होगी, जो अंडर डेवलप्ड है उनकी थ्योरी अलग होगी।
देन इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम बाहर से ट्रेड करते हैं तो हमें पहले अपनी कंट्री के एग्रीगेट पता होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल हमें अपनी कंट्री की पता होनी चाहिए, तभी हम बाहर के साथ लिंक बना सकते हैं। देन मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी लार्ज लेवल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी लार्ज स्केल पे होगा। देन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या है? जो भी इन्फ्लेशन हो रही हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ट्रेड साइकिल में, काम करने के साइकिल में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो सारे कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या कहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर मेंशन अहेड। इट इज क्लियरली दैट स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एज अ स्पेशल ब्रांच इज नेसेसरी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमने अभी प्रॉब्लम्स पढ़ी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हमें थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पता चलेगी, मनी नहीं पता चलेगी, ठीक है, ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होएगा। तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है? फर्स्ट आ गया ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड पॉलिसीज। Growth and development have become the focus of studies of microeconomy of different countries' economy in this age of globalization. The continued growth of economic policies is essential, and its growth is necessary in the form of increasing standard of living of common people or otherwise total improvement in the quantity of life should be there. ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन में है, हमारी को जो कंट्री है वो ग्लोबलाइज कंट्री है, तो कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट जो है वो नीडेड है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। ग्रोथ जो है वो नीडेड है हमारी कंट्री के लिए, तो हमें मैक्रो इकोनॉमी की हेल्प से ही ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है हमारी कंट्री। देन बिजनेस साइकिल अप और डाउन आता रहता है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग वर्क करती हैं, और इन स्टेजेस को इम्प्रूव करना, कवर करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमी जो है एक फिनोमिना है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हमने काम करना है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी से हम डिमांड और सप्लाई पता कर सकते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम किया जा सकता है। देन इन्फ्लेशन, जब मार्केट में पैसा ज्यादा है, लोगों के पास लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तब भी महंगाई आती है, ठीक है। महंगाई, हम कहते हैं महंगाई आ गई, महंगाई क्यों आती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो उन जो बेचने वाले हैं उनको पता है कि ये इतने पे भी खरीदने को रेडी है, इसीलिए वो अपनी मार्केट में कब पैसे बढ़ाते हैं। देन यूजेस आ गए मैक्रो इकोनॉमी के। हाँ जी, यूजेस पढ़ो ये जरा, पहले दो यूजेस पढ़ो फटाफट एंड एक्सप्लेन करो मुझे।
हाँ जी, एक्सप्लेन करो बेटा मुझे। यूजेस तो आप बता ही सकते हो अब इसके। ये तो नाम पढ़ के बता सकते हो यूजेस। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के फंक्शन को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नेशनल इनकम की स्टडी करने में हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमी जो है वो एग्रीगेट लेवल पे है। सो एग्रीगेट लेवल पे यानी कि सबकी इंफॉर्मेशन है, तो नेशनल इनकम इसके थ्रू निकाली जा सकती है। नहीं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी इकोनॉमिक में चल रहा है वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। फुल एम्प्लॉयमेंट पर्पस यही होता है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के थ्रू। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में जो गैप है उसको भर सके, उसको फिल कर सके। ऑल इकोनॉमी में स्टेबल है ये इकोनॉमी, कोई भी हो, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड हो, चाहे चाहे सोशलिस्टिक हो चाहे कैपिटलिस्टिक हो, हर टाइप की इकोनॉमी में ये जो है वो स्टेबल होगा। इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि प्राइस का बढ़ना, प्राइस का कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी। देन आता है डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में। डिफरेंस एग्रीगेट और डिग्री, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जो माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी जो है वो स्मॉल लेवल या कि सिंगल फर्म में वर्क करती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट्स में वर्क करती है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी है वो किस में वर्क करती है, एग्रीगेट में, यानी कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज, ओवरऑल होल इकोनॉमी। देन फोकस ऑफ स्टडी, माइक्रो का मेन फोकस किस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम एंड पॉलिसी रिलेटेड टू वन फर्म, ठीक है, एक फर्म के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये इसका जो मेन मोटिव है वो उस पे रहता है। लेकिन मैक्रो का मेन मोटिव किस पे रहता है, डेवलपमेंट पे, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी। बेसिक पैरामीटर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी फेसेस प्लानिंग बेसिक पैरामेट्रिक। प्रोफेसर जी थीमा main determinant of microeconomic problem is price, whether the main determinant of macroeconomy is income। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी है दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, फर्स्ट वाले में, माइक्रो आई वाले में, स्मॉल लेवल में, उसमें प्राइस देखा जाता है, और एग्रीगेट इकोनॉमी में यानी कि मैक्रो लेवल में क्या देखा जाता है, इनकम देखी जाती है। देन मेथड ऑफ स्टडी, एजम्पशंस लगाई जाती हैं इसमें, ठीक है, कंज्यूमर की हैबिट, प्रेफरेंस, सबको कांस्टेंट रखा जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, मैक्रो इकोनॉमी में एक एक फैक्टर को प्रॉपरली चेक किया जाता है।
हाँ जी, ये पढ़ लो फटाफट। पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। नेक्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट है जो हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है जो हम कल पढ़ेंगे। स्नेहा, लोकेश, ध्रुव और दीक्षा, 4 बच्चे प्रेजेंट है आज।